आज हमारे पास 3 बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं जो हाल की कुछ बड़ी कामयाबियों पर रोशनी डालती हैं। एक तरफ इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो जो हवाई अड्डे की परिभाषा ही बदल रहा है। दूसरी तरफ हमारी सदियों पुरानी विरासत को एक नई पहचान मिल रही है। और तीसरी कहानी एक ऐसे त्योहार की है जिसे पूरी दुनिया ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर मान लिया है। आज हम सिर्फ खबरों के ऊपर से नहीं गुजरेंगे, बल्कि इन घटनाओं के पीछे छुपे गहरे मतलब और इनके असली असर पर विस्तार से बात करेंगे। बिल्कुल। आज की हमारी बातचीत इसी बात को समझने की कोशिश करेगी कि कैसे एक एयरपोर्ट सिर्फ आने जाने की जगह ना होकर खुद एक मंजिल बन जाता है। कैसे एक छोटा सा टैग किसी छोटे से गांव के कारीगरों और किसानों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और कैसे हमारा एक त्योहार पूरी दुनिया के लिए इंसानियत की एक जीती जागती विरासत बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट से। हमारे सामने जो जानकारी है उसके मुताबिक 2025 में इसे 2 बहुत बड़े सम्मान मिले हैं। पहला तो ट्रैवल प्लस लेजर इंडिया एंड साउथ एशिया के इंडियाज बेस्ट अवार्ड्स में इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चुना गया। जी। और दूसरा जो शायद और भी बड़ी बात है वो ये कि अप्रैल 2025 में एविएशन रेटिंग एजेंसी स्काईट्रैक्स ने हाँ। उन्होंने भी इसे वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब दिया। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चांगी को ये स्काईट्रैक्स अवार्ड कोई पहली या दूसरी बार नहीं मिला है। अच्छा, बल्कि 13वीं बार मिला है। 13वीं बार? ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। जी, ये कोई एक बार की कामयाबी नहीं है। ये दिखाता है कि उनका जो कमाल का काम है वो सालों साल से बना हुआ है। एक लंबा सफर रहा है ये। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है चांगी में? मतलब क्या चीज है जो उसे बाकी सबसे इतना अलग बनाती है? मैंने सुना है वहां कुछ ऐसी सुविधाएं हैं जो आमतौर पर एयरपोर्ट पर मिलती ही नहीं है। मतलब एक मिनट, एयरपोर्ट पर मुफ्त मूवी थिएटर? मैं तो अब तक एयरपोर्ट पर मुफ्त वाईफाई मिलने पर ही खुश हो जाती थी। ये तो बिल्कुल अलग ही लेवल है। हाँ हाँ बिल्कुल। मूवी थिएटर है, स्विमिंग पूल है, यहाँ तक कि एक बटरफ्लाई गार्डन भी है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा आकर्षण है ना, वो है द जूअल। द जूअल? जी, द जूअल। और ये समझना जरूरी है कि द जूअल सिर्फ एक शॉपिंग एरिया नहीं है। ये एक 5 मंजिला कॉम्प्लेक्स है जिसके बीचों बीच दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है। अरे वाह! उसे रेन वॉर्टेक्स कहते हैं। सोचिए जरा, एक 40 मीटर ऊंचा झरना। 40 मीटर? हाँ, जो कांच के गुंबद से नीचे गिर रहा है और उसके चारों तरफ हजारों पेड़ पौधों वाला एक घना जंगल है। और ये सब एक एयरपोर्ट के अंदर है? कमाल है। मतलब लोग सिर्फ फ्लाइट पकड़ने नहीं बल्कि द जूअल देखने भी आते होंगे। ये तो एयरपोर्ट की पूरी सोच को ही बदल देता है। पहले एयरपोर्ट एक पाइपलाइन की तरह होते थे, है ना, जिनका काम था आपको बस जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब चांगी जैसे एयरपोर्ट पाइपलाइन नहीं बल्कि जगह बन रहे हैं। एक डेस्टिनेशन, एक ऐसी जगह जहां आप यात्रा के बीच में कुछ पल ठहरना चाहते हैं, कुछ अनुभव करना चाहते हैं। ये सिर्फ यात्रियों का तनाव कम करने की एक सुंदर तरकीब नहीं है, ये यात्रा को ही एक यादगार अनुभव में बदलने की कोशिश है। और ये शायद एयरपोर्ट के भविष्य का एक नया मॉडल है, जहां कुशलता के साथ साथ अनुभव पर भी उतना ही जोर है। इसी सिलसिले में एक भारतीय कनेक्शन भी है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का खिताब मिला है। और उसकी वजह भी उसका गार्डन टर्मिनल डिजाइन ही है। और ये एक बहुत दिलचस्प तुलना है। चांगी और केम्पेगौड़ा दोनों ही प्रकृति को अपने डिजाइन का हिस्सा बना रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये मॉडल हर जगह काम कर सकता है? द जूअल को बनाने में अरबों डॉलर लगे हैं। तो क्या ये सिर्फ सिंगापुर जैसे अमीर शहरों के लिए ही मुमकिन है, या इसमें छोटे शहरों के एयरपोर्ट्स के लिए भी कोई सीख छिपी है? शायद सीख यही है। शायद सीख ये है कि एयरपोर्ट को सिर्फ एक कंक्रीट का ढांचा ना समझकर उसे एक सुखद अनुभव बनाने की सोच रखी जाए, चाहे बजट छोटा ही क्यों ना हो। चांगी में प्रकृति और आधुनिकता का संगम तो वाकई कमाल का है। लेकिन ये तो हुई एक बड़ी वैश्विक पहचान की बात। हमारे अगले स्रोत में कुछ ऐसी चीजों की बात है जो बहुत स्थानीय हैं, बहुत पारंपरिक है, लेकिन उन्हें भी अब एक अलग तरह की पहचान मिल रही है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु के 5 उत्पादों को मिले जीआई टैग की। जीआई यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट है जो इस बात की गारंटी देता है कि ये चीज उसी खास जगह पर बनी है और इसकी क्वालिटी का राज भी वही जगह है। अच्छा।
इसका सबसे बड़ा फायदा उन कारीगरों को होता है जिनकी कला को एक तरह की कानूनी सुरक्षा मिल जाती है। मतलब कोई और उस नाम से नकली माल नहीं बेच सकता। बिल्कुल। इससे ग्राहकों को भी असली चीज का भरोसा मिलता है और उन उत्पादों को देश विदेश में एक नई पहचान मिलती है। चलिए, तो इन 5 उत्पादों को थोड़ा करीब से देखते हैं। पहला नाम है वरैयर कॉटन साड़ी। अब साड़ियाँ तो बहुत होती हैं, इस साड़ी में ऐसा क्या खास है कि इसे इस टैग की जरूरत पड़ी? देखिए, ये साड़ी त्रिची के पास वरैयोर इलाके की एक हथकरघा साड़ी है। इसकी खासियत है इसकी बेहद महीन बुनाई और एक खास तरह का सूती धागा, जो इसे गर्मियों में पहनने के लिए बहुत ही आरामदायक बनाता है। ये टैग सिर्फ साड़ी को नहीं, बल्कि उस सदियों पुरानी बुनाई की कला को पहचान दे रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। और अगला है एक चावल, थायामल्ली चावल। मैंने बासमती के बारे में तो बहुत सुना है, लेकिन ये कौन सी किस्म है? थयामल्ली सिर्फ अपनी खुशबू के लिए नहीं जाना जाता है। पारंपरिक तौर पर यह माना जाता है कि इसमें औषधीय गुण भी हैं। अच्छा। इसका इस्तेमाल अक्सर बिरयानी जैसे खास पकवानों में होता है और ये दिखाता है कि जीआई टैग सिर्फ कलाकारी तक ही सीमित नहीं है। ये उन कृषि उत्पादों को भी बचाता है जो किसी इलाके की मिट्टी, पानी और पारंपरिक खेती के तरीकों की देन है। तीसरा नाम तो काफी अनोखा लग रहा है, कवि पड़ी नाट सक्कराएं। इसका मतलब हुआ देसी चीनी। क्या ये हमारे आम गुड़ जैसा ही है या इसमें कुछ अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये दिखता गुड़ जैसा ही है, लेकिन इसे बनाने की जो प्रक्रिया है वो इसे खास बनाती है। ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है। अच्छा, केमिकल फ्री। जी, और इसकी बनावट दानेदार होती है। आज जब लोग सेहत को लेकर इतने जागरूक हैं, तो ऐसे प्राकृतिक और पारंपरिक मीठे की कीमत बहुत बढ़ जाती है। ये टैग इसे बाजार में मौजूद केमिकल वाली चीनी से एक अलग पहचान देगा। चौथा है नमक्कल कालचट्टी। कालचट्टी यानी पत्थर के बर्तन। मुझे याद है मेरी दादी ऐसे ही एक भारी काले बर्तन में सांभर बनाती थी हाँ, और उसका स्वाद ही अलग होता था। क्या लोग आज भी इनका इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल करते हैं, और यही तो इस टैग का मकसद है। ये बर्तन नरम सोपस्टोन को तराश कर बनाए जाते हैं। माना जाता है कि इनमें खाना धीरे धीरे पकता है, जिससे पोषक तत्व बने रहते हैं और खाना ज्यादा देर तक गर्म भी रहता है। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, ये सेहतमंद और पारंपरिक तरीके से खाना पकाने की उस पूरी विधि को बचाने की एक कोशिश है। ये टैग उस स्वाद की यादों को भी सहेज रहा है। और पांचवा है अम्बासमुद्रम चोपू सामान। इसका मतलब है रसोई के खिलौने। आज के प्लास्टिक के खिलौनों के जमाने में ये तो बहुत ही खास बात है। हाँ, ये तिरुनेलवेली जिले की एक खास लकड़ी की कलाकारी है। ये खिलौने पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी और प्राकृतिक रंगों से बनाए जाते हैं। तो मतलब बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। जी, पूरी तरह सुरक्षित। ये उस दौर की याद दिलाता है जब खिलौने सिर्फ खेलने के लिए नहीं होते थे, बल्कि बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से भी जोड़ते थे। अगर हम इन पांचों को एक साथ देखें जी, तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर बनती है। ये सिर्फ 5 चीजों की लिस्ट नहीं है, ये तो तमिलनाडु की जिंदगी का एक छोटा सा अक्स है। देखिए, एक साड़ी, पहनावा, एक चावल, अनाज, एक मीठा, स्वाद, एक बर्तन रसोई और एक खिलौना। बचपन। ये दिखाता है कि विरासत हमारे जीवन के हर पहलू में कैसे घुली मिली है। बिल्कुल। तो ये टैग मिलना तो पहला कदम हो गया, लेकिन क्या सिर्फ टैग मिल जाना ही इन कलाओं को जिंदा रखने के लिए काफी है? इसके बाद असली चुनौती तो शुरू होती होगी, है ना? बिल्कुल। टैग एक दरवाजा खोलता है, लेकिन इसके बाद उन कारीगरों को बाजार तक पहुंचने में मदद करना, उन्हें सही दाम दिलवाना और सबसे जरूरी इस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए एक माहौल तैयार करना, वो असली काम है। जीआई टैग एक पहचान है, गारंटी नहीं। असली कामयाबी तब होगी जब वरैयोर में कोई युवा गर्व से कहे कि मैं बुनकर बनना चाहता हूं। स्थानीय परंपराओं को बचाने की इस कोशिश से अब हम एक ऐसे सांस्कृतिक उत्सव की ओर बढ़ते हैं जिसे अब पूरी दुनिया ने अपना मान लिया है। हमारी आखिरी चर्चा दिवाली पर है, जिसे 10 दिसंबर 2025 को एक बहुत बड़ा वैश्विक सम्मान मिला। इसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है। ये खबर सुनकर ही एक अलग सी खुशी महसूस होती है। ये वाकई भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था। ये घोषणा नई दिल्ली में हुई, यूनेस्को की एक बैठक में की गई, और दिवाली इस लिस्ट में शामिल होने वाली भारत की 16वीं सांस्कृतिक धरोहर बन गई है। 16वीं?
जी, इससे पहले 2030 में गुजरात के गरबा और 2021 में कोलकाता की दुर्गा पूजा को ये सम्मान मिल चुका है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये लिस्ट ताजमहल जैसे स्मारकों यानी टैंजिबल हेरिटेज के लिए नहीं है। ये अमूर्त यानी इनटैंजिबल विरासत के लिए है। वो परंपराएं और उत्सव जो लोगों के जीवन का हिस्सा हैं, जो जीती जागती हैं। तो यूनेस्को ने दुनिया भर के इतने सारे त्योहारों में से दिवाली को ही क्यों चुना? उनकी नजर में ऐसी क्या खास बात थी? देखिए, यूनेस्को ने 3 मुख्य वजहें बताई। पहली, इसका गहरा मतलब अंधकार पर प्रकाश की और बुराई पर अच्छाई की जीत। ये एक ऐसा संदेश है जो किसी एक धर्म या देश की सीमाओं में नहीं बनता। ये पूरी इंसानियत से जुड़ता है। सही बात है। दूसरी वजह है इसकी सामाजिक भूमिका, कि कैसे ये अलग अलग समुदायों और धर्मों के लोगों को एक साथ लाता है, जिससे समाज में मेलजोल बढ़ता है। और तीसरी वजह? और तीसरी वजह जो शायद सबसे अहम है, वो ये है कि दिवाली एक जीवंत विरासत है, एक लिविंग हेरिटेज। जीवंत विरासत। जी, दिवाली सिर्फ पटाखे जलाने या पूजा करने तक सीमित नहीं है। सोचिए, इससे कितनी कलाएं और हुनर जुड़े हैं। कुम्हारों का मिट्टी के दिए बनाना, घरों के दरवाजों पर रंगोली बनाना, घरों में पारंपरिक मिठाइयाँ तैयार करना। बिल्कुल, ये सारा ज्ञान और हुनर किताबों में नहीं, बल्कि परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी, माँ से बेटी को, दादा से पोते को मिलता है। यूनेस्को इसी जीती जागती परंपरा और ज्ञान के इस हस्तांतरण को सम्मान दे रहा है। तो इस मान्यता का असल जिंदगी में क्या असर होगा? क्या ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जो दीवार पे लगा दिया जाएगा? नहीं, इसके बहुत ठोस प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले तो दिवाली को एक जबरदस्त वैश्विक पहचान मिलेगी। सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोग सिर्फ भारत घूमने नहीं, बल्कि दिवाली का अनुभव करने आएंगे। और सबसे जरूरी बात, दिवाली से जुड़े उन अनगिनत कारीगरों जैसे कुम्हार, कलाकार और मिठाई बनाने वालों के हुनर को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलेगा, जिनकी रोजी रोटी इसी त्योहार से जुड़ी है। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल भी है। जी, जब किसी त्योहार को इतनी बड़ी वैश्विक मान्यता मिलती है, तो क्या उसके बहुत ज्यादा कमर्शियल हो जाने का खतरा बढ़ जाता है? ये एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल है। क्या इसका असली आध्यात्मिक और सामुदायिक सार, जो परिवार के साथ पूजा करने, पड़ोसियों के घर मिठाई देने और साथ मिलकर जश्न मनाने में है, वो कहीं खो जाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दिवाली एक बड़ा ग्लोबल टूरिस्ट इवेंट बनकर रह जाए? हाँ, जिसमें बड़े बड़े स्पॉन्सर हों और इसका असली मतलब पीछे छूट जाए। इस बड़ी पहचान के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है कि इसकी आत्मा को कैसे बचाकर रखा जाए। तो आज की हमारी बातचीत ने हमें सिंगापुर के जगमगाते एयरपोर्ट से लेकर तमिलनाडु की मिट्टी से जुड़ी कलाकारी और फिर दिवाली की रोशनी तक का एक लंबा सफर कराया। इन तीनों कहानियों में एक धागा कॉमन है, पहचान का, मान्यता का, चाहे वो बेहतरीन काम के लिए हो, अनोखी विरासत के लिए हो या फिर गहरे सांस्कृतिक महत्व के लिए। बिल्कुल, और ये हमें दिखाता है कि कैसे स्थानीय चीजें, चाहे वो एक साड़ी हो, पत्थर का बर्तन हो या एक त्योहार, वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रहे हैं। और दुनिया भी इन अलग अलग रंगों को न सिर्फ पहचान रही है, बल्कि उनका सम्मान भी कर रही है। यह ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत ही खूबसूरत पहलू है। आज हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहे हैं। जब किसी स्थानीय परंपरा या चीज को, चाहे वो कालचट्टी हो या दिवाली का त्योहार, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है, तो क्या उसका असली मतलब और गहरा हो जाता है या उसके बदलने का खतरा पैदा हो जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।